हेलो बच्चों, द ज्ञानपीठ में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको क्लास 12th की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, जो 2 से 3 क्वेश्चन के वेटेज होते हैं, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो चाहे वो आपके नीट एग्जाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब देखिएगा, रही बात कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर क्यों है और क्या बातें हैं, क्या पूछी जाती हैं। बाबू, हर साल अगर आप देखोगे पेपर को तो इसमें IUPAC नेम पूछे जाएंगे, आइसोमेरिज्म पूछे जाएंगे, वर्नर्स थ्योरी, CFSC, इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा बार बार पूछे गए हैं। 2025 में जो आपके नीट के पेपर हुए हैं उसके बेसिस पर ही ये चैप्टर मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, एक स्टैंडर्ड लेवल में, एक बहुत अच्छे तरीके से, एक बहुत अच्छे लेवल में। तो बच्चों, कई लेक्चर में मैंने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को अलग अलग डिवाइड किया है, ठीक है, ताकि आप आराम से इस लेक्चर को कम समय में देख सको, एक स्प्लिट फॉर्म में देख सको। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो केमिस्ट्री मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ऑर्गेनिक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूँगा। आज मैं आपको लिगेंड तक लेक्चर नंबर 1 में, लेक्चर नंबर 1 में मैं आपको लिगेंड तक पढ़ाऊंगा, लिगेंड्स की प्रॉपर्टी तक पढ़ाऊंगा। लिगेंड मतलब पढ़ाएंगे नहीं, लिगेंड तक रुकेंगे, आगे बेसिक टर्मिनोलॉजी में आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो बच्चों, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है क्या, ठीक ना, और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एक वर्ड आता है ट्रांजिशन एलिमेंट। स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट। कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा और रोज़ वीडियो के माध्यम से अपने कॉपी में इसको नोट करिएगा। क्वेश्चंस भी मैं बहुत कराऊंगा आपको PYQ के साथ, और रोज़ ये वीडियो आपको मिलेंगे एक सीरियल वाइज, सीरियल क्रम में, एक सीरीज़ में, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिटेड होगा। अगर आप 2026 का नीट को क्रैक करना चाहते हैं और नीट में अच्छे नंबर पाना चाहते हैं, और केमिस्ट्री में तो समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा नंबर पाएंगे आप। 180 मार्क्स का अगर है तो आप आराम से, अगर अच्छा करेंगे तो 160, 170 प्लस रहेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक अपने नॉलेज को पहुंचा रहा हूं। आप भी अपने नॉलेज को अपनी कॉपी में राइट करिए, बहुत मजा आएगा, ठीक है। आइए देखते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में आपको सबसे पहले समझाऊंगा। ट्रांजिशन एलिमेंट जो होता है, एक ऐसा एलिमेंट होता है जो डी ब्लॉक का होता है, डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। डी ब्लॉक के एलिमेंट को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, ठीक ना। ऐसा क्यों? क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट में वेरिएबल वैलेंसी पाई जाती है, वेरिएबल वैलेंसी पाई जाती है, ठीक ना, याद रखेंगे। और इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं, है ना, डी ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। इसलिए वेरिएबल वैलेंसी और इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स की वजह से डी ब्लॉक के एलिमेंट को, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, उनको कहा जाता है उन एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। बात आप हमारी समझ में आई आपको। ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टी ये होती है, एक्सहिबिट करते हैं, ये एक्सहिबिट करते हैं, क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन, एक कैरेक्टर को एक्सहिबिट करेंगे। कौन सा कैरेक्टर, ठीक ना, ये कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स आयंस का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखिएगा, मैंने बोला ट्रांजिशन एलिमेंट ऐसा एलिमेंट है जो डी ब्लॉक का है। ऐसा क्यों? क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है, वो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। वेरिएबल वैलेंसी का मतलब होता है कि एक ही एलिमेंट हो, जैसे मान लीजिए आयरन हो, उसके 2 फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे, 2 चार्ज देखने को मिलेगा, Fe2+ और Fe3+, फेरस एंड फेरिक। बाकी किसी भी ब्लॉक में ऐसे एलिमेंट आपको नहीं मिलेंगे जिनकी ऐसी 2 प्रॉपर्टी पाई जाती हो। समझ रहे आप हमारी बात? मतलब एक ही एलिमेंट, एक ही एटम पर 2 चार्जेस आपको देखने को मिलते हो, ऐसी प्रॉपर्टी केवल डी ब्लॉक के एलिमेंट को देखने को मिलेगी। तो मैंने बोला कि अगर ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक का एलिमेंट है, वेरिएबल वैलेंसी है, इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल की वजह से इसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है, ठीक ना। और डी ब्लॉक के एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं तो ये एक्सहिबिट करता है क्या,
एक कैरेक्टर जो कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन में मदद करता है, मतलब कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन करता है। अब कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन करने वाले थी ना, कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन करने वाले कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन होगा, उसे हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना, या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलेंगे उसको, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलेंगे। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मैंने बोला कि जो कंपाउंड आप देख रहे हो ना, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये डी ब्लॉक के द्वारा ही बनाया गया कंपाउंड है। समझ रहे होंगे आप हमारी बात को, तो इस बात को दिमाग में रखेंगे। एक बात, अब एक वर्ड आता है जिसका नाम है, समझ में आया, इसको नोट कर लीजिएगा, ध्यान से स्टडी करते रहिएगा। नेक्स्ट मैंने बोला एक वर्ड आता है सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है बेटा, आप सब लोग पढ़े होंगे, एसिड बेस, एसिड प्लस बेस के मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं सॉल्ट। अगर एसिड और बेस मिलाया जाए तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। जैसे आप पढ़े होंगे एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर मिलेंगे तो ये बनेगा आपका क्या, NaCl सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। ठीक है, तो ये आपका है स्ट्रॉन्ग एसिड, ये है आपका स्ट्रॉन्ग बेस, और ये है आपका सॉल्ट, और ये हो जाएगा आपका वाटर, ऑक्सीडेंट। अगर आपको सॉल्ट के बारे में पता हो, अगर आपको पता हो सॉल्ट के बारे में, तो किसी भी कंपाउंड का आप एसिड और बेस बता सकते हो। आखिर में वो सॉल्ट किससे मिलके बना हुआ है, किस एसिड बेस से मिलके बना हुआ है, ये भी क्वेश्चन कई बार आते हैं। जैसे मान लीजिए कि NaCl एक सॉल्ट है, मैंने क्वेश्चन किया, कुछ करना नहीं है, उसमें इस NaCl को दो फॉर्म में तोड़ो, ठीक ना, Na पर प्लस और Cl पर माइनस, तोड़ दिया। इसमें वाटर को जोड़ो, वाटर को दो फॉर्म में तोड़ो, H पर प्लस OH पर माइनस, इस प्लस वाले को माइनस वाले के पास ले जाओ, माइनस वाले को प्लस वाले के पास ले जाओ, तो क्या बनेगा बेटा बताओ, NaOH, ये बना NaOH, और प्लस क्या बन गया, H प्लस Cl माइनस HCl। मतलब इस बेस और इस एसिड से मिला करके ये आपका सॉल्ट बना हुआ है। तो अगर सॉल्ट क्या होता है, तो मैंने आपको बताया कि एसिड प्लस बेस के मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं सॉल्ट। और सॉल्ट याद रखिएगा, मैंने बोला अगर मान लीजिए स्ट्रॉन्ग एसिड को मैंने मिलाया, स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाया मैंने, तो बना आपका सॉल्ट। ये बात दिमाग पर रखेंगे। दूसरी बात ध्यान देना बेटा, अगर सॉल्ट है, बाबू सॉल्ट है, तो ये एसिड और बेस से मिलकर बना होगा। लेकिन किस एसिड बेस से मिलकर बना होगा, अगर ये आपको पता करना हो तो क्या करोगे, कुछ करना नहीं है, आपको सॉल्ट को लिखना है, उसको अपने आयनों में तोड़ देना है, ठीक ना, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में, ठीक ना, तोड़ दीजिएगा। उसके बाद जो क्या करना होगा, वाटर आपको जोड़ना होगा हमेशा, वाटर को दो फॉर्म में तोड़ दीजिएगा, H प्लस प्लस OH पर माइनस, बाकी उठा के जोड़ दीजिएगा अपोजिट आयंस को, हो जाएगा, इससे बेस का पता चल जाएगा। एक वर्ड आता है डबल सॉल्ट, एक आता है डबल सॉल्ट या फिर एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एक वर्ड आता है डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये हम लोग को पढ़ना है, एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ध्यान दीजिएगा, डबल सॉल्ट क्या होता है, देखिएगा मैं एक बात बता दूं, ये डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट इसको बोलते हैं, या इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ये दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ये दोनों के दोनों क्या होता है बेटा, ये एडिशन सॉल्ट होते हैं, एडिशन कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं, एडिशन कंपाउंड होते हैं। ये दोनों के दोनों एडिशन कंपाउंड है, ये किसी न किसी से जुड़ के बने हुए हैं। ये एडिशन कंपाउंड है, मतलब किससे मिलके बने हुए हैं, मान लीजिए स्टेबल एक कंपाउंड है, स्टेबल कंपाउंड, एक स्टेबल कंपाउंड है, कंपाउंड ए, स्टेबल कंपाउंड है, कंपाउंड ए, एंड एक और स्टेबल कंपाउंड है, स्टेबल कंपाउंड है, कंपाउंड बी। इन दोनों के सॉल्यूशन का मिक्सचर, ठीक ना, क्रिस्टलाइन फॉर्म में इनका मिक्सचर, ध्यान देना बाबू, इनका मिक्सचर मैं बता रहा हूं, मेरी बात ध्यान समझना आप। दो सॉल्यूशन है, एक स्टेबल कंपाउंड ए का और एक स्टेबल कंपाउंड बी का, इन दोनों को अगर मिलाया जाता है तो एक क्रिस्टलाइन कंपाउंड आपको मिलता है, क्रिस्टलाइन
कंपाउंड आपको मिलता है। इस क्रिस्टलाइन कंपाउंड को मॉलिक्यूलर और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या फिर एडिशन कंपाउंड बोलते हैं। मेरी बात ध्यान समझना आप, मैं बोल रहा हूं कि डबल साल्ट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स साल्ट, ये है क्या? ये एक एडिशन कंपाउंड है। एडिशन कंपाउंड का मतलब क्या है कि दो, है ना, दो या दो से अधिक स्टेबल कंपाउंड के मिक्सचर को, सॉल्यूशन को मिलाया गया है। मिलाने के बाद एक क्रिस्टलाइन कंपाउंड बना है। ये जो कंपाउंड आपको मिला है उस कंपाउंड को मॉलिक्यूलर कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या एडिशन कंपाउंड के नाम से जाना जाता है। तो ये बात दिमाग में रखेंगे। मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड कितने तरह के होते हैं? तो मॉलिक्यूलर या फिर एडिशन कंपाउंड दो तरह के होते हैं। अभी मैंने पहले ही बता दिया आपको। पहला जो होता है वो होता है डबल साल्ट, डबल साल्ट, और जो दूसरा होता है वो कॉम्प्लेक्स साल्ट होता है। है ना? समझ में आया? डबल साल्ट क्या होता है? डबल साल्ट ध्यान दीजिएगा, ये एक एडिशन कंपाउंड है। अभी तो मैंने बताया एक एडिशन कंपाउंड है जो स्टेबल होता है, किसमें? सॉलिड स्टेट में स्टेबल होता है, सॉलिड स्टेट में सॉलिड स्टेट में मतलब अपने आयनों में नहीं टूटेगा सॉलिड स्टेट में। लेकिन ये एडिशन कंपाउंड डिसोसिएट हो जाता है इनटू ओन आयंस। अपने आयंस में ये ब्रेक कर जाता है जब इसको एक्वस सॉल्यूशन में डाला जाता है, पानी में डाला जाता है, तो अपने आयनों में डिसोसिएट हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं डबल साल्ट। और डबल साल्ट के नाम से ही आप देख रहे हो क्या बना है? ये दो साल्ट का एक मिक्सचर है। दो साल्ट को मिला करके डबल साल्ट बना हुआ है। मैंने क्या बोला? अगर आपसे पूछा जाएगा डबल साल्ट क्या है, तो आप ये बताइएगा कि डबल साल्ट एक एडिशन कंपाउंड है जो स्टेबल होता है सॉलिड स्टेट में, ठीक है, बट डिसोसिएट होता है अपने आयंस में एक्वस सॉल्यूशन में। जब पानी में उसको घुलाया जाएगा तो ये अपने आयनों में टूट जाएगा। अब रही बात कि कौन कौन से ऐसे कंपाउंड होते हैं जो डबल साल्ट हैं और कैसे टूटेंगे, आइए इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं। मैंने कहा कि एग्जाम्पल ऑफ डबल साल्ट का एग्जाम्पल क्या है, आइए इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कार्नेलाइट, ठीक ना? कार्नेलाइट का फार्मूला होता है क्या? ध्यान दीजिएगा, कार्नेलाइट का फार्मूला होता है KCl.MgCl2 ठीक ना? ये देखिए, जब इसको अपने आयनों में तोड़ेंगे ना आप, तो K पर प्लस Cl पर माइनस प्लस Mg पर 2 प्लस में ऐसे अपने आयंस में प्लस 2Cl पर माइनस, ये अपने आयनों में टूट जाएंगे। कब? जब इसको पानी में डालोगे तब, जब एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे तब। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं डबल साल्ट, ये स्टेबल होते हैं मतलब अपने आयनों में नहीं टूटेंगे। कब? जब ये सॉलिड फॉर्म में रहेंगे तब। बात समझिएगा। लेकिन अगर मैं बात करूंगा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की, एक और एग्जांपल मैं देता हूं जो कि बहुत आप फेमस एग्जांपल है, पोटास एलम, जिसको हम लोग बोलते हैं फिटकरी, है ना? क्या फार्मूला होता है उसका? K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24S2। जब इसको देखो बेटा, बाबू ध्यान देना, ये अगर सॉलिड स्टेट में रहेगा तो स्टेबल होगा। लेकिन अगर इसको पानी में डालेंगे, अगर इसको पानी में मैंने डाल दिया, अगर मैंने इसको एक्वस सॉल्यूशन में डाला, तो अगर एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो 2K प्लस SO4 पर 2 माइनस, ठीक ना, प्लस 2Al पर 3 प्लस 3SO4 पर -2, ठीक ना, ऐसे फॉर्म में टूट जाएगा। तो मैंने आपको यही बताया कि डबल साल्ट वो साल्ट होते हैं जो एडिशन साल्ट हैं, ठीक ना, जो कई साल्ट से मिलके बने हुए हैं। डबल साल्ट वो साल्ट होते हैं जिनकी आइडेंटिटी जो है होती है वो खो जाती है जब वो पानी में डिजॉल्व किए जाते हैं, तो अपने आयनों में डिसोसिएट हो जाते हैं जब पानी में उसको डिजॉल्व किया जाता है। तो लेकिन अगर वो सॉलिड फॉर्म में रहेंगे, सॉलिड स्टेट में रहेंगे, तो वो हमेशा स्टेबल फॉर्म में रहेंगे। अगर भाई मैं बात करता हूँ कॉम्प्लेक्स साल्ट की, देखिएगा, मैं अगर बात करूँगा कॉम्प्लेक्स साल्ट की, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की अगर मैं बात करूँ, या फिर
कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की अगर मैं बात करूं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की अगर मैं बात करूं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की अगर मैं बात करूं, तो ध्यान दीजिएगा, अगर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की अगर मैं बात करूंगा, तो ये जो कंपाउंड होंगे, जैसे एग्जांपल मैं बात कर रहा हूं K4, ठीक है, FeCN का होल 6, देखिएगा ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। जहां पर आपको देखो बेटा ट्रिक क्या मैं बता रहा हूं, जहां पर भी आपको बड़ा वाला ब्रैकेट दिखेगा, ये वाला, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट, जहां पर भी स्क्वायर ब्रैकेट दिखे, ध्यान दीजिएगा, जहां पर भी स्क्वायर ब्रैकेट आपको दिखे तो समझ तुरंत आइएगा वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, या उसे हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। क्या? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अब कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की पहचान ये है कि इनके अंदर, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पाए जाने वाले जो ये एलिमेंट हैं, ठीक ना, ये एलिमेंट मतलब ये कंपाउंड ये स्टेबल होते हैं, मतलब कभी भी अपने आयनों में ब्रेक नहीं करेंगे। कब? चाहे वो आपके सॉलिड स्टेट में हो तब, और चाहे उसको पानी में आप डालिए तब, दोनों फॉर्म में वो स्टेबल ही होंगे। लेकिन एक बात मैं अगर बताना चाहूँ, ठीक ना, एक्वस फॉर्म में, ठीक ना, अब देखिएगा, जैसे मैंने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात मैं करूं, ठीक है ना, दो फॉर्म में हमेशा टूटेंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की अगर बात करूं, तो मैंने बोला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऐसा कंपाउंड होता है, ठीक ना, जो स्टेबल हो दोनों फॉर्म में, ठीक ना, किसमें स्टेबल हो दोनों फॉर्म में, एक आपका सॉलिड फॉर्म, सॉलिड स्टेट में, एज वेल एज इन एक्वस स्टेट, मतलब पानी में, उसे हम लोग बोलेंगे क्या? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अगर मैं एग्जांपल की बात करूंगा, ध्यान दीजिएगा, इसको तोड़ने के लिए ये ब्रेक करता है, ऐसा नहीं कि ब्रेक नहीं करता, ठीक ना, ये ब्रेक करता है, लेकिन ये हमेशा याद रखिएगा जो आउट वाला पार्ट होता है, आउटर पार्ट होता है, ठीक ना, कहाँ का? आपके स्क्वायर ब्रैकेट का वही जो होता है ब्रेक करके उस स्क्वायर ब्रैकेट पर चार्ज लेके आता है, और उसके बाहर वाले जो एलिमेंट होते हैं उन पर चार्ज आते हैं। जैसे एग्जांपल, अगर मान लीजिए आपको एक कंपाउंड दिया जाए, एग्जांपल दिया जाए, जैसे CuNH3 का होल 4, ठीक ना, और फिर दिया जाए SO4। बाबू बात को समझना, ठीक ना, मैंने क्या बोला आपको, ट्रिक समझिएगा मेरी बात क्या है। ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट देख रहे हो ना, ये अपने कभी आयनों में नहीं टूटेगा, इसके अंदर जो एलिमेंट है इस पर चार्ज आ सकता है, इनके बाहर वाले टूट सकते हैं। जब इनको तोड़ेंगे आप, तो बात मैं ट्रिक बता रहा हूँ, इनमें प्लस किसको देना है और माइनस किसको देना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, जब IUPAC हम लोग करने जाते हैं तो ये रूल बहुत काम आता है। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। क्या इंपॉर्टेंट है? देखिएगा, जब भी आपको स्क्वायर ब्रैकेट दिखे तो आप सबसे पहले चेक करो इसके दाहिने साइड में कोई है या इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाएं साइड में कोई है, ठीक ना, समझ आया? तो इसके दाहिने साइड में, मतलब इस स्क्वायर ब्रैकेट के दाहिने साइड में, मतलब ये राइट साइड में एक कंपाउंड आपको दिख रहा है, और खुद स्क्वायर ब्रैकेट किस साइड में है? लेफ्ट साइड में। आपको देखो तोड़ने का तरीका मैं बता रहा हूं आयंस में, किस पर प्लस आएगा, किस पर माइनस। तो लेफ्ट वाले, इसमें दो पार्ट आपको दिखे, एक लेफ्ट वाला, एक राइट वाला। ध्यान देना, लेफ्ट वाले पार्ट पर हमेशा ये पॉजिटिव वाला पार्ट होगा, और राइट वाला जो पार्ट होता है वो हमेशा निगेटिव पार्ट होता है, ठीक ना। जैसे मैं इसको तोड़ूं, अगर मैं आगे चलता हूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आगे चलूं, अगर मैं बोला कि CuNH3 का होल 4, ठीक ना, SO4 माइनस को मैं तोड़ूं, SO4 को मैं तोड़ूं, तो मैं सबसे पहले इसको दो फॉर्म में तोड़ूंगा, ठीक ना, लेफ्ट वाला पार्ट है और राइट वाला पार्ट है, ऐसे मैं तोड़ूंगा। लेफ्ट वाले पार्ट को जानते हैं हम लोग क्या बोलेंगे, ये लेफ्ट वाला पार्ट स्क्वायर ब्रैकेट प्लस आएगा। बाबू देखिएगा, इसको मैं तोड़ा तो क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, कॉपर NH3 का होल 4, ये हो जाएगा +2, और प्लस हो जाएगा SO4 पर -2। एक सल्फेट पर 2 माइनस होता है, तो उसकी वजह से जो लेफ्ट वाले पार्ट आएंगे, मतलब ये वाले पार्ट पर, स्क्वायर ब्रैकेट वाले पार्ट पर, इस पर आएगा +2, यानी कि ये हो गया CuNH3 का होल 4, और ये हो गया +2। राइट वाले पार्ट पर माइनस आएगा, ध्यान देना है, मैंने अभी बताया आपको पीछे में कि राइट वाले पार्ट पर निगेटिव आता है और लेफ्ट वाले पार्ट पर पॉजिटिव आता है। यहाँ पर देखिए राइट वाले पार्ट पर निगेटिव आएगा तो कितना आएगा, SO4 पर -2, ठीक है। अगर बहुत सारे कंपाउंड इसी प्रकार से दिए जाए, जैसे मान लीजिए K2, जैसे मान लीजिए कि एक और एग्जांपल मैं दूं, K2PTF6, मान लीजिए ये कंपाउंड दिया गया है, ठीक ना। इसके भी दो पार्ट आपको दिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसके भी दो पार्ट आपको दिखेंगे। सबसे पहला काम क्या करना होगा बताइए, इस स्क्वायर ब्रैकेट को पकड़िए। स्क्वायर ब्रैकेट को पकड़ने के बाद आपको चेक करना होगा क्या स्क्वायर ब्रैकेट किसी के लेफ्ट में है कि किसी के राइट में है। तो बाबू ये एक है और ये बी है, तो ए के रिस्पेक्ट में बी जो है वो राइट साइड में है,
और एक खुद किस साइड में है, लेफ्ट साइड में है। तो लेफ्ट वाले साइड को लिखिए और राइट वाले साइड को लिखिए, दो पार्ट में इसको तोड़ दीजिए। राइट वाले साइड पर आएगा नेगेटिव और लेफ्ट वाले साइड पर आएगा पॉजिटिव। ध्यान देना है, पॉजिटिव में क्या आएगा, एक पोटेशियम पर एक प्लस चार्ज होता है तो 2K प्लस हो गया, और प्लस हो गया ये क्या हो गया बताइए, PtF6 पर 2 माइनस। देखिए बहुत इजी होता है। अगर मान लीजिए दो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिए जाए, जैसे मान लीजिए दिया जाए CONS3 का होल 6, ठीक है, और फिर दिया जाए CrCN का होल 6, मान लीजिए ऐसा दिया जाए, तो इसमें भी दो भागों में तोड़ो, सबसे इजी होता है। खुद देखो ये A है, ये B है, A वाला लेफ्ट साइड में है, A वाला लेफ्ट साइड में है, तोड़ दीजिए इसको, लेफ्ट साइड में है, और B वाला कहाँ है, राइट साइड में है। ध्यान दीजिएगा ये राइट साइड में है, राइट वाली साइड पर क्या आएगा, नेगेटिव आयंस, लेफ्ट वाली साइड पर क्या आएगा, पॉजिटिव आयंस। तो ये बात दिमाग में रखना होता है बच्चों। इसी तरीके का कहानी हम लोग करते हैं। तो अब देखिए पॉजिटिव वाला पार्ट किस पर आएगा बाबू, देखिएगा इस पर आएगा, ध्यान दीजिएगा लेफ्ट वाले पर CONS3 का होल 6 पर +2, यहाँ हो जाएगा CrCN का होल 6 पर -3। ये बात दिमाग में रखिए, ठीक ना। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें ट्रांजिशन एलिमेंट होता है और ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाना। ये बात दिमाग में रखेंगे। समझ में आ रहा है मेरी बात। मैंने बोला आपको कि सॉल्ट क्या होता है, तो एसिड और बेस के मिक्सचर को हम लोग सॉल्ट बनाते हैं, सॉल्ट उससे बनता है। दो स्टेबल कंपाउंड के सोल्यूशन को मिला दिया जाता है तो क्रिस्टलाइन कंपाउंड बनता है। क्रिस्टलाइन कंपाउंड को मॉलिक्यूलर कंपाउंड, एडिशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं। जो एडिशन कंपाउंड होता है वो दो तरीके का होता है, एक आपको मैंने बताया आपको डबल साल्ट होता है, और एक आपको मैंने बताया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स साल्ट होता है। डबल साल्ट दो साल्ट से मिलकर के बना हुआ जो है मिक्सर होता है। जैसे मैंने बोला कार्नेलाइट का फार्मूला KCl MgCl2 × 6H2 आपको मैंने बताया, ठीक ना। फिर मैंने बोला पोटास एलम भी आपका डबल साल्ट का एग्जांपल है, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। फिर मैंने बताया आपको कॉम्प्लेक्स साल्ट वो साल्ट होता है जिनमें कॉम्प्लेक्स एलिमेंट होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, सेंट्रल मेटल एटम होते हैं, जो स्टेबल होता है, चाहे वो सॉलिड स्टेट हो चाहे वो एक्वस फॉर्म में डालोगे। लेकिन वही काम डबल साल्ट में नहीं चलता था। डबल साल्ट जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं सॉलिड स्टेट में, लेकिन अगर उसको पानी में डालोगे, एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे तो अपने आयनों में ब्रेक कर जाएंगे। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को तोड़ने का मैंने तरीका बताया कि देखो स्क्वायर ब्रैकेट, अगर स्क्वायर ब्रैकेट के दाहिने साइड में कोई है तो वो राइट वाला पार्ट होगा, ठीक ना। तो राइट वाले पार्ट पर माइनस चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, और लेफ्ट वाले पार्ट पर हमेशा प्लस चार्ज आएगा। तो मैंने सारा एग्जाम्पल आपको बताया। अब आता है टर्मिनोलॉजी इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। टर्मिनोलॉजी इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, टर्मिनोलॉजी इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको दिमाग में रखना होगा। जैसे मान लीजिए देखिएगा I है, स्क्वायर ब्रैकेट मेटल, फिर L, फिर N और S, ऐसे आपको दिखेगा। बाबू मैं सबके बारे में बता रहा हूँ, वीडियो को देखना ध्यान से देखो। जो बड़ा वाला ब्रैकेट है ना बाबू, उसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसके अंदर पाए जाने वाले एलिमेंट कभी भी अपने आयनों में ब्रेक नहीं करते, समझिएगा। ये अब इसके पर ऊपर आयन हो सकता है, इसके बगल वाले को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर, मतलब आयोनाइज केवल यही होता है, आयोनाइजेशन स्फीयर बोलते हैं इसको, केवल यही आयोनाइज होता है। और इनकी वजह से इस पर चार्ज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पर स्क्वायर ब्रैकेट पर चार्ज आते हैं। ये जो आप देख रहे हो मैम, वो सेंट्रल मेटल एटम होता है, वो डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, ठीक ना। सेंट्रल मेटल एटम जो होता है वो जुड़ा होता है, ये देखिए लिगेंड के साथ, है ना, अटैच्ड होता है लिगेंड के साथ। और एक बात बताऊं आपको मैं, अटैच्ड होता है लिगेंड के साथ। और एक बात, सबसे अच्छी बात क्या है लिगेंड के साथ, सबसे अच्छी बात ये है जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वही केवल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण करते हैं। मैंने कई बार ये बात बताया आपको। दूसरी बात कि डी ब्लॉक के एलिमेंट क्यों करते हैं, क्योंकि कैटालिटिक नेचर होता है इनका, ठीक ना, क्योंकि इनवेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, वेरिएबल वैलेंसी होती है, ठीक ना, इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती है, ठीक ना। दूसरी बात, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, बाबू ध्यान देना, ये बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अगर एक सेंट्रल मेटल एटम है उससे बोलेंगे मोनोन्यूक्लियर,
मोनो न्यूक्लियर, ठीक ना। अगर 2 हैं तो बाई न्यूक्लियर, 3 हैं तो पॉली न्यूक्लियर से नाम से जाना जाता है। ये बात दिमाग में रखेंगे। ये लिगेंड है, लिगेंड की प्रॉपर्टी मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट दूसरे वाले लेक्चर में बेहतर तरीके से। इसको एन को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, या इसी को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। माफ करिएगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर नहीं है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर नहीं है, कोऑर्डिनेशन नंबर या नंबर ऑफ लिगेंड बोलते हैं, नंबर ऑफ लिगेंड बोलते हैं। बच्चों ध्यान देना, नंबर ऑफ लिगेंड्स बोलते हैं, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। तो अब हम बात करेंगे, मैंने बोला सेंट्रल मेटल एटम, ये सारी बातें मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, दूसरे वाले लेक्चर में। तो बच्चों ये जो चीज़ें मैं आपको बताया हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ध्यान देने वाली बात है। हर एक लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मैं आपको एक बात और बता दूँ, जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा वो ट्रिकी बताने वाला हूँ, बहुत ईजी। तो पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा और अच्छे से पढ़ते रहिएगा, ठीक है ना। तो बच्चों हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को आगे बढ़ाइए। ये आपका धर्म है, ये आपका अधिकार है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।